अगर और इस वीडियो में हम जानेंगे लीगल प्रोफेशन की हिस्ट्री के बारे में इंडिया के अंदर एंशियंट टाइम से लेकर प्रेजेंट डे तक। तो सबसे पहले हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं। तो एंशियंट टाइम में सबसे पहले हम जो लेते हैं आपका हिंदू पीरियड की लेते हैं। हिंदू पीरियड के टाइम पे क्या था कि जो राजा होता था वो आपको जुडिशियल आपका हेड माना जाता था उसको, और जो किंग कोर्ट था वो सुपीरियर कोर्ट था जितने भी सब कोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो किंग के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता था, वही जो जजमेंट लिया जाता था किंग के द्वारा, वही सब चीज़ सबके द्वारा माना जाता था। जो काउंसलर होते थे वो एक तरह से एडवाइस करते थे आपको, किंग को, आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग के टाइम पे या फिर आपका हियरिंग के टाइम पे या फिर आपका डिसीजन के टाइम पे जो है किंग को आपको एडवाइस करते थे। पर आपका कोई भी किंग आपका बाउंड नहीं था उस एडवाइस को मानने के लिए, कि वो मानना ही मानना पड़ेगा उनको, तो ये इसके लिए बाउंड नहीं था। तो ये आपका डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आज के, अगर देखा जाए तो आज के और पहले के उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद आपका जो पीरियड आया, मुस्लिम पीरियड आया। मुस्लिम पीरियड में क्या हुआ कि शाहजहाँ के टाइम पे एक वकील, मतलब कि पर्सन को वकील कहा जाता था, और उसको अपॉइंट किया गया वकील को परमानेंटली, जो गवर्नमेंट वकील होते थे। और वो आपका पर्सनों के बिहाफ पे, मतलब दूसरे लोगों के बिहाफ पे जो है आपका उनका केस जो रिप्रेजेंट करते थे किंग कोर्ट में, ठीक है। और उसके लिए वो कुछ अमाउंट भी लिया करते थे पर्सन से। पर यहाँ पे सबसे बड़ा फेलियर ये था कि जो आपका एडवोकेट था, जो कि वकील था, तो जो लोगों का केस रिप्रेजेंट करता था, वो एक तरीके से, मतलब कि वकील कम और एजेंट ज़्यादा था एक तरह से किंग का अपने वो। तो इसलिए यहाँ पे ये सबसे बड़ी इसका फेलियर था। उसके बाद आपका ब्रिटिश टाइम आया। ब्रिटिश टाइम के टाइम पे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के अपनी जगह जगह पर अपने जो कोर्ट थे वो इस्टेब्लिश किए इंडिया के अंदर। पर उन कोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, या सबसे बड़ी कमी ये थी, कि उन कोर्ट के जो डिसीजन होते थे वो आपके डिफरेंट होते थे। मतलब सिमिलर टाइप के केसों के लिए आपका जो है अलग अलग आपका जजमेंट होता था उनका। तो एक तरह से यूनिफॉर्म जस्टिस नहीं मिल पाता था लोगों को। तो प्रॉब्लम ये है सबसे पहले। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन क्राउन था, उन ब्रिटिश क्राउन ने आपका मेयर कोर्ट जो इस्टेब्लिश किए आपके प्रेसिडेंसी टाउन में, जो कि आपका जो चार्टर इंट्रोड्यूस किया गया 1726। तो उसके अंदर ये प्रेसिडेंसी टाउन में आपका जो है तीन आपके टाउन माने जाते थे। बॉम्बे माना जाता था, कलकत्ता और मद्रास। तो ये इन तीनों टाउनों में अपने जो है मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश किए ब्रिटिश क्राउन ने। और इनकी विशेषता यही थी कि इसमें आपका जो जो जजमेंट आता था वो यूनिफॉर्म होता था। मतलब कि सिमिलर टाइप के केसों के लिए सिमिलर टाइप का आपका जजमेंट दिया जाता था इन कोर्टों के अंदर। और आपका इन कोर्टों के ऊपर जो अथॉरिटी थी वो आपकी ब्रिटिश क्राउन थी, ना कि जो मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनकी अथॉरिटी के नीचे काम नहीं करते थे ये। तो ये भी इसकी एक तरह से फीचर था इसका। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, और चार्टर ऑफ 1774 आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया फर्स्ट टाइम आपका कोलकाता के अंदर। तो वहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट हुआ। तो पर प्रॉब्लम क्या आई, जो मेयर कोर्ट था और जो आपका सुप्रीम कोर्ट था, उनके जो डिसीजन आते थे, जो जजमेंट आते थे, वो दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टी हो जाते थे, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते थे। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आई कि ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करा उन्होंने, जो मेयर कोर्ट थे उनको अबोलिश कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया उन्होंने। सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट रह गए आपका कोलकाता के अंदर। उसके बाद 1801 में आपका एक और सुप्रीम कोर्ट उन्होंने इस्टेब्लिश किया आपका मद्रास के अंदर। और फिर 1823 में आपका एक सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिश किया मद्रास के अंदर, इस्टेब्लिश किया गया। फिर क्लॉज 2 आपका ऑफ चार्टर 1774, इसमें क्या किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर प्रोवाइड कर दी कि वो आपका जो एडवोकेट्स हैं उनको एनरोल कर सकते हैं, और जो अटॉर्नी है उनको एनरोल कर सकते हैं। तो ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई। और सुप्रीम कोर्ट की पहले पावर ये ब्रिटिश क्राउन के पास थी पावर ये, फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट को आपको दे दी ये पावर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये पावर थी कि कोई भी एडवोकेट जो है उनको एनरोल कर सकते थे। इवन ये तक आपको पावर दे दी आपको एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को, कि वो एडवोकेट्स को उनको रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूवल भी कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं एडवोकेट पद से। और सिर्फ एडवोकेट के पास ही ये पावर थी कि मतलब कि एडवोकेट्स ही जो है लोगों के केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। सिर्फ एडवोकेट को ये पावर दी गई थी इसके अंदर, इस चार्टर के मतलब के अंदर। उसके बाद लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 आया, जिसमें क्या हुआ कि जो एडवोकेट्स थे, वकील थे, उनको सबको ये पावर प्रोवाइड की गई कि वो किसी भी, मतलब ये हाई कोर्ट के अंदर आपका या किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो है आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आपका ऐसा नहीं था। तो आप सबको ये फ्रीडम दे दी कि वो किसी जिस भी हाई कोर्ट में या जिस भी सबॉर्डिनेट कोर्ट में आपका प्रैक्टिस करना चाहें वो कर सकते हैं एडवोकेट। तो एडवोकेट को एक तरह की फ्रीडम दी गई इसमें। 1923 में आपका एक कमेटी बनाई गई, जो कि आपका इसको कहा गया इंडियन बार कमेटी कहा गया। तो जो कमेटी बनाई गई, तो कमेटी जबकि अगेंस्ट थी इसके बनाने के उसमें, पर ये आपका
ये इस्टेब्लिश की गई कमेटी जिसको इंडियन बार कमेटी कहा गया, और जितने भी आपके हाई कोर्ट्स थे वो सब इसके अंदर मतलब कि अंदर आए आपके। तो इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया ऑल इंडिया बार काउंसिल। तो ऑल इंडिया बार काउंसिल जो है इसको नाम दिया गया इसके अंदर, जो कि सभी हाई कोर्ट जितने भी थे उन सबके लिए आपका ये थी। और कमेटी ने साथ साथ ये भी सजेस्ट किया अपना कि हाई कोर्ट के अंदर जो भी सिंगल ग्रेड्स के आपके प्रैक्टिशनर हैं वो आपका उनको जो नाम उनको एडवोकेट्स कहा जाएगा। उसके बाद इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 आया, जिसके अंदर क्या 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 कि आपका ये ऑर्गेनाइज मतलब कमेटी जो बार काउंसिल है कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसका क्या पावर होंगे इनके, ये चीज़ बताएगी, क्या फंक्शन होंगे, और या फिर एडवोकेट्स के आपके क्या मतलब जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं उनके उनसे रिलेटेड आपके लॉ बनाए गए इसमें। उसके बाद आपका हम बात करते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद आपका क्या लीगल प्रोफेशन का क्या आपका वो रोल था या क्या चीज़ आपका डेवलप हुई इसमें। तो उसमें ये हुआ कि आपका जो पहले इंडियन बार कमेटी काउंसिल बनाई गई थी, इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 के अंदर पहले क्या होता था इंडिपेंडेंस से पहले कि ये सिर्फ आपके एज ए एडवाइजरी बॉडी थी आपकी, मतलब सिर्फ एडवाइस करती थी कि ये आपको मतलब कि लॉयर को ये करना चाहिए, एक लीगल प्रैक्टिशनर को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह मतलब एक तरह से ये खाली एडवाइस करती थी आपका। फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद आपका एक बार काउंसिल बना दी गई, इंडियन बार काउंसिल सेपरेट, और जो स्टेट बार काउंसिल है वो बना दी गई। और जितने भी आपके मतलब कि उसमें सारे रूल रेगुलेशन आपके उससे रिलेटेड बनाए गए, मतलब कि उसके पास एक बार काउंसिल के पास क्या पावर है क्या नहीं पावर है, मतलब कि स्टेट बार काउंसिल आपका सस्पेंस किस बेसिस पे सस्पेंड कर सकती है आपका किसी एडवोकेट को, या कैसे आपका रिमूवल कर सकती है, कैसे एनरोलमेंट कर सकती है। तो ये सारी पावर जो हैं उनको दी गई, और मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि उसमें स्पेसिफाई कर दिया गया एक एक की फंक्शन के बारे में कि क्या फंक्शन होंगे, क्या राइट होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी। तो वो सारी चीज़ें आपका इंडिपेंडेंस के बाद की गई। उसके बाद एक एक्ट बनाया गया एडवोकेट एक्ट 1961। एडवोकेट एक्ट 1961 में और ये चीज़ अमेंड करके आपका मतलब कि जो आपका जो बार काउंसिल एक्ट 1926 उसमें थोड़ा अमेंड करके आपका एक मतलब कि नया एक्ट बनाया गया एडवोकेट एक्ट 1961, जो कि स्पेशली आपका एडवोकेट से रिलेटेड था कि मतलब एक एडवोकेट की क्या राइट होनी चाहिए, क्या ड्यूटी होनी चाहिए उसकी, कि ये सारी चीज़ें बताई उसमें। और जो आपका बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल है या आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, कितने मेंबर होंगे, कौन कौन से मेंबर होंगे, किस तरह से मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे, या फिर आपका उनकी क्या पावर होंगे, क्या फंक्शन होंगे आपके। तो वो सारी चीज़ें डिसिप्लिनरी कमेटीज़ के बारे में, तो ये सारे रूल रेगुलेशन आपके बनाए गए कि अगर किसी एडवोकेट में आपके डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो उसको कैसे रिजोल्व किया जाएगा, कौन रिजोल्व करेगा उसको। तो ये इससे रिलेटेड सारे आपके जो हैं वो बनाए गए इस एक्ट के अंदर।